हेलो फ्रेंड्स, आज जो आप सबने ईवीएस का टेस्ट दिया था, हम उन्हीं के आंसर्स एनालाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, विच वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द एबायोटिक एनवायरनमेंट। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो एबायोटिक एनवायरनमेंट का फैक्टर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था डिकम्पोजर्स, क्योंकि डिकम्पोजर्स बायोटिक फैक्टर है, नॉट अ एबायोटिक फैक्टर। Next question was, what is the rate of biomass production called? बायोमास प्रोडक्शन रेट को क्या बोला जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इनमें से कौन सा यूनिट जो है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं? इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, विच ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी अ फार्मर्स फ्रेंड। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म को हम फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, वॉट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन डेट्रीवोर्स फीड ऑन लार्जर पीसेस एंड लीव स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बिहाइंड। जब डेट्रीवोर्स बड़े बड़े पीसेस पे फीड करते हैं और उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स वो छोड़ देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। Next question was, what are the complex organic remains such as dead animal remains, dead plant remains and fecal matter called? उस ऑर्गेनिक रिमेन को, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन को क्या बोला जाता है? जैसे जिसमें डेड एनिमल रिमेन भी होता है, डेड प्लांट रिमेन भी होता है, या फीकल मैटर, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन को क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ डेट्रीटस। सो आई होप आप सब ने इन क्वेश्चंस के आंसर सही दिए होंगे और आपको ये क्वेश्चंस एनालाइज करने के बाद समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। Hello everyone, welcome back to JK Civil Services. See the answers of today's MCQ series, that is cell part 1. Which of the following is typical feature of prokaryotic cell? जो prokaryotic cell होती है हमारी, उसका typical feature क्या होता है? Cell wall is absent, DNA is absent, plasma membrane is absent. नहीं, ये तीनों present होते हैं, ठीक है? Nucleus absent होता है. So option D is the typical feature of a prokaryotic cell, that is nucleus in prokaryotic cell is absent. Next one, region of the prokaryotic cell where DNA is present. वो कौन सा region होता है prokaryotic cell का जहाँ पे DNA present होता है, ठीक है? तो क्या पढ़ा था हमने? Nucleoid. So B option is the correct answer. Which cell organelle is not absent in prokaryotic cell? Prokaryotic cell में मैंने बताया था सारे सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम्स, ठीक है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी सारी जो सेल ऑर्गेनलीज हैं वो एब्सेंट होती है, ठीक है? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम उसको? प्लाज्मिड, ठीक है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, क्या पढ़ा था हमने? जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकान्स, ओके? करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो दीज आर द आंसर्स। Services, here we will discuss your test of polity. So question number 1 is, which of the following statements आपको दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट देखिए, द राज्यसभा में अमेंड मनी बिल, ठीक है? हमने ये पढ़ा था, मनी बिल हमने पढ़ा था, ठीक है? तो कहा है राज्यसभा अमेंड करेगा। देखिए ध्यान रखिए, हमने पढ़ा था कि राज्यसभा कैन रिकमेंड अमेंडमेंट कुछ रिकमेंड कर सकता है, वो मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकता है। तो मतलब पहला जो ये है स्टेटमेंट है वो गलत है। स्टेटमेंट सेकंड इज, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सर्टिफाइज इफ ए फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल। ये बिल्कुल सही है। क्यों? हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंस बिल है इसके दो टाइप से, यानी कि मनी बिल जो है फाइनेंस बिल के अंडर आता है और इसका एक ऑर्डिनरी बिल होता है, ठीक है ना? और साथ ही साथ सर्टिफाइड करता है, सर्टिफिकेट देता है स्पीकर, जो फाइनल सर्टिफिकेट देता है किसी बिल के ऊपर कि ये मनी बिल है या नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इज
ट्रू, ठीक है, हमने ये पढ़ा है। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग, एक और स्टेटमेंट है, इज करेक्ट रिगार्डिंग टू मनी बिल। अब कहा गया है इसमें कि पहला क्या है स्टेटमेंट, अ मनी बिल इज डिफाइंड बाय आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है आर्टिकल 110 के अंडर कुछ पॉइंट्स दिए थे जो मैंने आपको बोला था, इनको एक रीड दे देना। हाँ, मनी बिल की डेफिनेशन उसमें बताई है, कौन सा सब्जेक्ट मनी बिल के अंडर आता है। नंबर 2 इज a money a bill is a money bill with when it deals with the imposition or regulation of a tax। हाँ बिल्कुल, टैक्स के रेगुलेशन और इम्पोजिशन पे डील करता है हमारा मनी बिल, वो उसमें लिखा है। नंबर 3 इज प्रेसिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी टू डील वेदर अ बिल इज ए मनी बिल और अदरवाइज। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि फाइनल अथॉरिटी कौन है, स्पीकर, पढ़ा ना। तो प्रेसिडेंट जो है मनी बिल जो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से आता है, ये इसको फाइनल अथॉरिटी नहीं है कि ये डिसाइड करे कि ये मनी बिल है या नहीं। तो इसका जो आंसर है इट इज़ ओनली 1 and 2। 1 और 2 इज करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु डिसाइड्स वेदर द डिसक्वालिफिकेशन बाय एंटी डिफेक्शन इज टू बी डन और नॉट। अच्छा, अब पूछा गया है, हमने ये पढ़ा है, देखो एंटी डिफेक्शन हमने पढ़ा था कि डिसक्वालिफिकेशन 102 क्लॉज 1 में और 102 क्लॉज 2 में बताई हैं, और जो 1012 क्लॉज 2 में बताई हुई हैं वो एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमारे शेड्यूल 10 में है। तो डिसाइड कौन करेगा, जो डिफेक्शंस एंड जो डिसक्वालिफिकेशंस बताई है मेंबर्स की, जो शेड्यूल 10 में बताई हैं, इसमें बताई हैं, वो कौन, उसका फाइनल अथॉरिटी कौन है डिसीजन देने का, हमने पढ़ा था प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा का चेयरमैन है और लोकसभा का स्पीकर है, वो डिसाइड करेगा डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 4 इज which of the following statements about pocket veto is correct। स्टेटमेंट दिए है when the president exercise his pocket veto the bill is placed on hold indefinitely। ठीक, हमें पता है पॉकेट वीटो क्या है, कि इस पे ना तो प्रेसिडेंट असेंट देता है और ना ही विदहेल्ड करता है, उसको पॉकेट में डाल दिया, मतलब ना हाँ ना। तो यही इसमें बताया हुआ, इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए पॉकेट में डाल देना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड इज ही डज नॉट रिजेक्ट द बिल नॉट डज ही सेंड इट बैक टू रिकन्सिडरेशन। हाँ देखो ना तो वापस भेजा रिकन्सिडरेशन के लिए, ना तो रिजेक्ट किया, तो इसका मतलब ये पॉकेट वीटो है। तो आंसर इज बोथ 1 and 2। सो योर लास्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज सेंट द बिल अगेन। देखिए स्टेटमेंट को समझिए, इफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज सेंट बिल अगेन यानी कि दोबारा से बिल भेजा है, इसका मतलब क्या है कि एक बार प्रेसिडेंट को बिल भेजा गया है, प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए बिल वापस भेजा है। तो बात की है कि इस चीज़ की विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, बिल दोबारा वापस भेजा है विद और उसमें कुछ चेंजेस डाली हैं या नहीं डाली है, ही मस्ट अप्रूव इट विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी ऑफ हिज वीटो राइट्स। बिल्कुल सही है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर प्रेसिडेंट बिल को वापस भेजता है रिकंसिडरेशन के लिए और लेजिस्लेशन जो है उसको बिल वापस भेजेगा आफ्टर रिकंसिडरेशन, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट को जो है अपना एसेंट देना ही देना है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज in case of money bill the president cannot use his suspensive veto। बिल्कुल सही है ये, सस्पेंसिव वीटो क्या, मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट अपना कोई भी वीटो यूज़ नहीं कर सकता, ना तो सस्पेंसिव ना तो हमारा पॉकेट वीटो, ठीक है, और एक वीटो है वो भी नहीं, ठीक है। तो द आंसर इज बोथ 1 and 2, क्यों, मनी बिल में असेंट देना ही देना होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन सीटिंग अरेंजमेंट। ऑलरेडी अगर आप देखोगे ये लेक्चर अपलोड हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल जेके सिविल सर्विसेज पे। उस लेक्चर को देखने के बाद आप ये एमसीक्यूज बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा एमसीक्यू नंबर फर्स्ट, तो एमसीक्यू नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि APRX
S and Z are sitting in a row. S and Z are in the center. A and P are at the ends. तो R is sitting to the left of A, who is to the right of P. अगर हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो S और Z सेंटर में है, तो सपोज ऐसे मान लेते हैं, ऐसे भी हो सकता है Z और S, ठीक है। मतलब इससे हमें कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब देखिए A एंड P आर एट द एंड्स, A और P एंड पे है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये A है, ये P है। अब ऐसे भी हो सकता है, इससे भी हमें कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जो लास्ट लाइन हमें कह रही है, आप देखिए आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब आर कहाँ पर है, लेफ्ट में है। किसके लेफ्ट में है, ए के लेफ्ट में है। इतना हमें समझ में आया। अब चलिए आगे जाएंगे, इस क्वेश्चन को फिर से स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एस और जेड सेंटर में है, और ठीक है ना, एस और जेड सेंटर में है, ये ऑलरेडी हमें क्लियर हुआ है। ए एंड पी आर एट द एंड्स। अब देखिए ए यहाँ पर आया, इसका मतलब ये हुआ पी दूसरे एंड पे होगा, क्योंकि ए और पी एंड्स पे है। अब टोटल हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 और 6 है। अब देखिए 6 जब है, एक और दो आगे। क्वेश्चन कह रहा है एस और जेड सेंटर में है, तो मतलब दो यहाँ से दो यहाँ से, तो एस और जेड यहाँ पे होगा, और जो बीच में हमारा बचेगा दैट इज़ एक्स, दैट इज़ एक्स। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन बन गई। कॉम्बिनेशन है पी एक्स, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन क्या हमें हमें बनी, कॉम्बिनेशन जो हमारे पास बनी वो है पी एक्स एस जेड आर ए। क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में क्या है। सो पी का ये हुआ राइट, तो पी के राइट में है एक्स, तो इसका आंसर आएगा एक्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डायरेक्शंस दी हुई है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। 5 गर्ल्स एक बेंच पे बैठी हुई है, टू बी फोटोग्राफ, ठीक है ना, इनको फ़ोटो उठाना है। तो सीमा यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सीमा है इज़ टू द लेफ्ट ऑफ रानी। तो सीमा, ठीक है, सीमा लेफ्ट में है, रानी के लेफ्ट में है, ठीक है ना। तो रानी यहाँ पे होगी। एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, और यही सीमा बिंदु के राइट में है, तो बिंदु यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए बिंदु के राइट में आई सीमा, इतना क्लियर हमें हुआ। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैरी इज़ टू द राइट ऑफ रानी। अब देखिए मैरी जो है रानी के राइट में है। अब ये रानी है, इसका राइट ये हुआ, तो यहाँ पे हुई मैरी। लेकिन फिर क्वेश्चन कह रहा है कि रीता जो है रानी और मैरी के बीच है, रीता जो है रानी और मैरी के बीच है, तो हमें ये वाली कॉम्बिनेशन मिली, ठीक है ना। बिंदु, सीमा, रानी, रीता और मैरी। अब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कि हु इज़ सिटिंग इमीडिएटली राइट टू रीता। देखिए कॉम्बिनेशन फिर से मैं ड्रा करूँगा। बिंदु है, ठीक है ना, सीमा है, ठीक है, रानी है, रीता है और मैरी है। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ रीता, ठीक है ना। रीता के इमीडिएट राइट में कौन है, ठीक है ना। रीता 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 रीता, ये रानी है, ये रीता है। रीता के इमीडिएट राइट में कौन है, मैरी। तो इसका ऑप्शन जो आएगा सी, दैट्स मैरी। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ इन द मिडल ऑफ फोटोग्राफ। तो मिडल में कौन है, दो यहाँ से दो यहाँ से, तो मिडल में है रानी, तो मिडल में है रानी, तो इसका आंसर आएगा बी। तो इसका लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, हु इज सेकंड फ्रॉम राइट, ठीक है ना। फिर से अगर हम कॉम्बिनेशन यहाँ पे ड्रा करेंगे, बिंदु है, सीमा है, रानी है, रीता है और मैरी है। अब कह रहा है कि राइट से आना है, राइट से सेकंड कौन है, तो राइट से सेकंड है रीता, तो इसका आंसर आएगा रीता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। फिर से यहाँ पर 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें डायरेक्शंस दी हुई है। अब यहाँ पे 6 बंदे बैठे, ए बी सी डी ई एफ जी एंड जी, 7 बैठे यहाँ पे, और ये सब ईस्ट की ओर देख रहे हैं। तो ईस्ट हमारा यहाँ से है, तो सब ईस्ट की ओर फेस कर रहे हैं। अब देखिए क्या कहा गया है, सी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ डी। अब देखिए सी जो है इट इज़ इमीडिएट राइट ऑफ डी। तो सी से फॉर एग्जांपल सी यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ डी, मतलब डी के, सी जो है डी के राइट में है। अब यहाँ पे सी है, सो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमें कि सी जो है इमीडिएट राइट ऑफ डी है, मतलब सी कहाँ पे है, राइट में, डी के राइट में। अब देखिए सी डी के राइट में कब होगा, ओबियसली यहाँ पे अब देखिए ई की ओर फेस कर रहे हैं, तो जब कोई चीज़ ई की ओर फेस करता होगा तो ये उसका राइट बनेगा और ये उसका लेफ़्ट बनेगा, ये राइट और ये उसका लेफ़्ट बनेगा, ठीक है ना, ये उसका लेफ़्ट बनेगा। अब देखिए ये उसका राइट है और ये उसका लेफ़्ट है। लाइकवाइज डी का ये राइट हुआ, ये लेफ़्ट हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी जो है डी के राइट में है, तो ओबियसली अगर हम देखेंगे
यहाँ पे जो है डी का राइट ये वाला साइड हुआ, तो सी हमने यहाँ पे लिया, ठीक है ना, ये समझना यहाँ पे था हमें। तो सी यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है बी इज़ एट एन एक्सट्रीम एंड, तो बी जो है एंड पे है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं है। चले आगे बढ़ेंगे। एंड हैज़ ई एज इज नेबर, और इसका जो नेबर है वो है ई। जी इज़ बिटवीन ई एंड एफ, अब देखिए जी जो है बिटवीन है ई एंड एफ। डी इज़ सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, अब देखिए साउथ एंड यहाँ से नीचे से है, और कह रहा है कि डी इज़ सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, तो डी थर्ड पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, और पोजीशन नंबर यहाँ पे जो है पोजीशन नंबर लास्ट जो है दैट इज़ ये है। तो यहाँ पे कोई होगा, और डी थर्ड पोजीशन पे। अब देखिए अगर हम वापस आएंगे, हमने कहा था ई एक्सट्रीम एंड पे है, तो अगर मैं ई को अब इस साइड से लूँगा, मतलब यहाँ पे लूँगा, तो ई का नेबर जो है बी नहीं, बी एक्सट्रीम एंड पे है, बी एक्सट्रीम एंड पे, मतलब अगर मैं बी को यहाँ पे लूँगा तो ई इसका नेबर नहीं बनेगा, इसका मतलब बी यहाँ पे होगा और ई इसका नेबर होगा, तो बी ई यहाँ पे आएगा, मतलब बी आएगा यहाँ पे, ई आएगा यहाँ पे, और फिर हमें बाकी कॉम्बिनेशन दी हुई है डी सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जी इज़ बिटवीन ई एंड एफ, अब देखिए ई एंड एफ के बीच है जी, तो ई और एफ यहाँ पे होगा, तो इनके बीच है जी। डी तो बाकी सारा मेरा आया, डी इज़ सिटिंग फ्रॉम द साउथ एंड, और एक पोजीशन यहाँ पे बची थी, अब यहाँ पे बचा क्या, दैट इज़ ए, तो यहाँ पे सीधे सीधे ए होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली आप कर सकते हो। व्हाट आर हु आर द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीमेंट्स, तो एक्सट्रीमेंट्स पे कौन कौन है, ए और बी है, तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज़ बी, ए एंड बी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने आज डिस्कस किए। थैंक यू।